दिव्या है, मैं दिल्ली शहर की रहने वाली हूँ। जब मैं 15 साल की थी तो मेरे पापा मुझे और माँ को अकेला छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। उन्हें कैंसर की बीमारी थी। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। बाप के मरने के बाद मेरी माँ ने ही मुझे पाला था। मेन बाजार में मेरे पापा की 2 दुकानें थी जिनके किराए से हमारे घर का गुजारा हो रहा था। मगर बदकिस्मती से जब मैं 17 साल की हुई तो मेरी माँ भी अचानक बीमार हो गई। चेकअप कराने के बाद पता चला कि माँ को भी ब्लड कैंसर है और वह आखिरी स्टेज पर है। डॉक्टर का कहना था कि यह बीमारी मेरे पापा की वजह से उनमें आई है, मगर अगर ये 2 साल पहले अपना टेस्ट करवा लेते हैं तो समय पर उनका इलाज करके उन्हें बचाया जा सकता था। मगर अब कुछ नहीं हो सकता था, सिर्फ दुआ की ज़रूरत है। डॉक्टर ने यह भी बता दिया था कि अब उनकी कुछ ही दिनों की ज़िंदगी बची है। और फिर वही हुआ था। एक दिन मम्मी की तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा ख़राब हुई। डॉक्टर ने कहा कि अब जल्दी से अपने करीबी रिश्तेदारों को बुला लें ताकि वह अपनी माँ से आखिरी मुलाकात कर सके। मेरे एक मामा थे जिनकी शादी हो चुकी थी, बस मेरी मम्मी की उनसे ही बनती थी। उस समय वह भी अस्पताल में मौजूद थे। जब मेरी माँ का आखिरी समय आया तो मेरी माँ ने मुझे मेरी मामा के हवाले कर दिया और उनसे कहा कि संजय, अब तुम ही मेरी बेटी के वारिस हो। दिव्या जवान हो चुकी है, तुम कोई अच्छा सा रिश्ता देखकर उसकी शादी कर देना। और मेरे मामा ने रोते हुए माँ की तसल्ली दी थी। उसी दिन से मैं मामा के साथ चली गई थी और मैं मामा के साथ उनके घर आ गई। मेरे मामा ने ही मेरी मम्मी का अंतिम संस्कार वगैरह किया था। मेरे मामा के 2 बच्चे थे और मेरी मम्मी भी अभी जवान ही थी। मामा ने अपनी पत्नी से कहा कि अब दिव्या हमारे साथ ही रहेगी, मगर मेरी मम्मी इस बात पर राजी नहीं हुई थी। उनका कहना था कि हम किसी की जवान बच्ची का बोझ क्यों उठाएं। मेरे मामा ने कहा था कि अब मैं इसको सड़क पर तो नहीं छोड़ सकता। उन्होंने यह कहकर तसल्ली दी, उसको कहा करना तुम्हारी काम है, मैं दिव्या मदद किया करेगी। और फिर मामा ने भी मुझे बाद में समझाया था कि दिव्या बेटा, घर में इतने ज़्यादा काम नहीं है। मैंने यह बात तुम्हारी मामी से इसलिए कही है ताकि वह तुमने उसे घर में रहने दे और कोई झगड़ा पैदा ना हो। मैंने कहा कि मामा, मैं इस घर में रहूँगी तो फिर पूरा दिन क्या करूँगी। अच्छी बात है, अगर काम कर लूँगी तो मेरा समय गुजर जाएगा। इस तरह मैं इस घर में रहने लगी थी। लेकिन मेरी मम्मी मुझसे घर के सारे काम करवाती थी। इसके अलावा मुझे ताने भी दिया करती थी और कहीं का भी गुस्सा होता मुझ पर ही निकाल करती थी। हर समय यही कहती कि तुम्हारी खूबसूरती हमारे लिए किसी जंजाल से कम नहीं है। और आजकल तो ऐसी लड़कियों में सारे मोहल्ले को ख़राब कर रखा है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से हमारे घर की बदनामी हो। पता नहीं कहाँ से तुम्हारी माँ अपना बोझ हमारे सर डाल कर चली गई है। मैं उनकी बात का कोई जवाब न देती। मामा के घर के पास एक छोटा सा चौक बना हुआ था जहाँ पर हमेशा जवान लड़के खड़े हुआ करते थे। कोई सिगरेट पी रहा होता तो कोई लड़कियों को देखकर इशारे कर रहा होता। उनको वहाँ से हटाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वह वहाँ से हटते नहीं थे। असल वजह यह थी कि उस चौक में खाने पीने की दुकान भी थी, इसलिए यहाँ हमेशा रश लगा रहता था। हमारी समस्या यह भी थी कि हमारा घर उसी चौक के सामने था और हमारी खिड़कियाँ उसी चौक की तरफ ही खुली रहती थी। गर्मी में भी हम खिड़की नहीं खोल पाते थे और अगर उन आवारा लड़कों की नज़र इधर पड़ जाती है तो वह गंदे गंदे इशारे करते। और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी किसी भी गलती की वजह से मामा को शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। एक दिन सुबह दूध देने वाला आया तो मैं जाग रही थी। वैसे तो मामा ही यह काम कर लिया करते थे, लेकिन शायद आज उनकी तबीयत खराब थी, वह सो रहे थे। मैं बर्तन लेकर बाहर चली गई और मैं जाकर दूध ले लिया। और दूध वाले ने मुझे कहा कि आप कौन हैं, आपको तो पहले नहीं देखा यहाँ। मैंने कहा कि मैं भी इसी घर में रहती हूँ, तो मुझे अजीब सी नज़रों से देखने लगा। उसने कहा कि एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे। मैंने कहा जी। तब उसने कहा कि आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अभी मैं उसकी बात का कोई जवाब देती तभी मामा वहाँ पर आ गए। उन्होंने मुझे दूध वाले के सामने डांटना शुरू कर दिया और कहा कि मुझे पता था तू बहुत ही लाजवाब चालबाज लड़की है, अपने करतूत कहीं ना कहीं पर तू जरूर दिखाएगी। मैं भागकर अंदर कमरे में आ गई। थोड़ी देर के बाद मामी ने यह बात मामा से बता दे कहा कि आपकी चाहिए थी। सुबह सुबह अपने रंग रूप दिखाने के लिए दूध वाले के सामने इठला कर बातें कर रही थी और वह खड़ा हुआ इसकी तारीफें कर रहा था। मैंने कहा कि मामा, ऐसी कोई बात नहीं थी, मामी को गलतफहमी हुई है। मामी कहने लगी कि बकवास बंद करो, मैं जब जानती हूँ कि तुम कितनी दूध की धूली हो। मेरे मामा पर पकड़ कर बैठ गए। उनको समझ नहीं आती थी कि वह क्या करें।
और क्या ना करे, कोई नहीं होगा, किसी भी ऐरे गहरे के सामने जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम मेरी बहन की अमानत हो और तुम्हें इज्जत के साथ पराए घर का करना मेरा फ़र्ज़ है। और तुमसे हाथ जोड़कर विनती है कि प्लीज़ मेरी इज्जत को दागदार मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं पूरा दिन यही सोचती रही कि सब में मेरी क्या गलती थी, क्या खूबसूरत होना भी मेरी गलती है। मेरी ज़िंदगी बहुत ही बुरी गुजर रही थी और ऐसा किया करते थे, लेकिन यह सब होने के बावजूद भी मेरी मामी को नफ़रत ख़त्म नहीं हो रही थी और वह बार बार यही कहा करती थी कि एक चरित्रहीन लड़की है, इसको घर से निकाल दो, एक दिन यह हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाकर रहेगी। मैंने इसको छुप छुप कर लड़कों से बातें करते देखा है। मेरी मामी की ऐसी घिनौनी बातों से मेरा दिल खून के आंसू रोता था। मैं बहुत ही फूंक फूंक कर कदम रखती थी कि कहीं मुझे कोई ऐसी हरकत ना हो जाए कि मेरी मामा का सर झुक जाए, लेकिन फिर भी मेरी मामी ऐसी बातें करके मेरा खून जलाया करती थी। आजकल हमारे मोहल्ले में एक बात फैली हुई थी कि इस मोहल्ले के किसी लड़की के साथ किसी ने बहुत बुरा किया था, ज़बरदस्ती उस लड़की की इज्जत खराब कर दी थी। लेकिन वह लड़की कोई आम लड़की नहीं थी, बल्कि बहुत बड़े ख़ानदान की बेटी थी। इसलिए यह केस पुलिस ने चला गया था और अब मोहल्ले के आवारा लड़कों को पकड़कर पुलिस जेल में डाल रही थी और उनसे पूछताछ कर रही थी कि उस लड़की के साथ यह जुल्म किसने किया है। और मुझे यह बात भी मेरी मामी की ज़बानी की पता चली थी। जब लड़की वाले बहुत अमीर थे, उनका कहना था कि इस मोहल्ले की सारी लड़कियां ही हमारी बेटियों की तरह हैं और अगर हमारी बेटी के साथ ऐसा हुआ है तो कल किसी और की बेटी के साथ भी ऐसा हो सकता है। इसलिए मुजरिम को पकड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर एक हफ्ते के अंदर ही मुजरिम पकड़ा भी गया। एक दिन मेरी मामी ने मुझे उल्टी सीधी बातें सुनाना शुरू करनी है। सुबह सुबह गिलास टूट गया था। उन्होंने कहा कि तू अपने आप को बड़ा नाजुक समझती है, मुझे अपनी खूबसूरती पर बड़ा गुरूर है ना। मैं तुझे इस घर से निकाल कर ही रहूँगी और आज की तेरी यह सज़ा है कि तुझे पूरा दिन खाना नहीं मिलेगा। मेरी मामी मुझ पर चीख रही थी और मैं चुपचाप सर झुकाए आंसू बहा रही थी। मैंने कहा कि अगर आप मुझे यहाँ से निकालना चाहती हैं तो फिर निकाल दें। अगर आप मुझे यहाँ से निकाल देंगे तो भगवान मेरे लिए कोई और इंतज़ाम कर देगा, क्योंकि भगवान बहुत बड़ा है और यह पूरी दुनिया उसी की बनाई हुई है। अगर आप मुझे वहाँ से निकाल देंगे तो कम से कम आपकी नफ़रत से तो मेरी जान छूट जाएगी और फिर मैं आपका क्या बिगाड़ा है जो आप मुझसे इतनी नफ़रत करती हैं। पूरा दिन गधों की तरह आपके घर के काम करती हूँ, फिर भी आप मुझसे इतनी नफ़रत करती हैं। आज पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मैं इस तरह बोल रही थी कि जैसे मेरे अंदर का सब्र जवाब दे रहा था। हालांकि इससे पहले मैंने अपनी मामी को कभी जवाब नहीं दिया था। उनकी सारी बातें सर झुका कर माना करती थी और आज भी मैं उनके साथ झगड़ा नहीं करना चाहती थी, लेकिन पता नहीं कैसे यह सारी बातें मेरे मुंह से निकल गई थी और मेरी इतनी हिम्मत दिखाने पर मामी आग बबूला हो गई थी। उन्होंने गर्म चिमटा उठाया और मेरे हाथ पर लगा दिया। मैं दर्द से बिलबुला उठी थी। इसके साथ ही मुझे बालों से पकड़कर घसीटती हुई मेरे कमरे में लाकर लपटक दिया था। मैं कमरे में बेड पर औंधे मुँह गिरा कर बेहोश हो गई थी। पापा की बहुत याद आ रही थी। काश उनके साथ साथ मैं भी इस दुनिया से चली जाती। मैं रोते हुए कह रही थी कि माँ, यह दुनिया बहुत बेरहम है, मुझे भी अपने पास बुला ले। पता नहीं कब रोते रोते मेरी आंख लग गई थी। आंख खुली तो रात का अंधेरा फैल चुका था। डर के मारे मेरी हालत ख़राब हो रही थी कि मैं इतनी देर तक सोई रही। पता नहीं अब मामी मेरा क्या हाल करेंगे, ऊपर से मामा से भी शिकायत लगाएंगे। लेकिन अजीब बात यह थी कि रात को उन्होंने मामा से मेरी कोई शिकायत नहीं की थी। मुझे लगा कि शायद मेरे ऊपर इतने जुल्म करने के बाद मामी का दिल थोड़ा पसीज गया है। शायद उन्हें मुझ पर दया आ गई है। वह यह सोचने लगी होगी कि वह मुझे बिना वजह नफरत करके मेरे साथ जुल्म कर रहे हैं और यह ख्याल आते ही मेरे दिल में सुकून उतर गया था। मैंने सोचा भले ही मामी मुझसे प्यार न करे लेकिन मेरे ऊपर जुल्म तो ना करे। मैंने सोचा कि मैं मामा से बात करूंगी, उनसे कहूंगी कि वह मेरी शादी कर दे ताकि मैं उनके घर से चली जाऊं। मगर मामा से यह बात करने में मुझे बहुत हिचकिचाहट हो रही थी। समझ नहीं आता था कि अपनी शादी की बात खुद कैसे करूं। एक दिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। पता नहीं मुझे क्या हो रहा था। उसी दिन मुझे बहुत नींद आ रही थी। मुझे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था और सारे घर के काम पड़े हुए थे। मामा जी भी आज के दिन के लिए शहर से बाहर गए हुए थे। मामी मेरे कमरे में गुस्से से चीखती हुई आई और कहने लगी, क्या आज खाना तुम्हारी माँ आकर बनाएगी? मैंने कहा कि मामी मुझे खाना खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, पता नहीं मुझे क्या हो गया है, बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब लग रही है।
मेरी हालत देखकर उनका रवैया मेरे साथ एकदम से बदल गया था। कहने लगी, कोई बात नहीं, खाना मैं बना लूँगी, वैसे भी तुम्हारे मामा ने तो घर आना नहीं है, इतना ज़्यादा काम नहीं है, तुम जाकर आराम करो, हाँ सुबह जल्दी उठ जाना। मैंने कहा ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगी। मैं बहुत खुश हुई थी। पहली बार था कि जब मामी ने मेरी तकलीफ़ समझी थी। मैं अपने कमरे में जाकर सुकून से सो गई और ऐसी सोई कि सुबह जाकर ही मेरी आँख खुली। मैं सुबह उठी तो फिर एक हफ्ते के बाद मेरी तबीयत अचानक फिर से ख़राब रहने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा उल्टियाँ आ रही थी, चक्कर भी आ रहे थे और कमज़ोरी भी महसूस हो रही थी। मामा भी हैरान होकर देख रहे थे कि मुझे क्या हो गया है। जब मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि दिव्या को डॉक्टर के पास लेकर जाओ, इसकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। मेरी मामी मुझे एक लेडीज़ डॉक्टर के पास लेकर गई। जब डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया तो उसके बाद जो हुआ उससे तो अच्छा था कि मुझे मौत आ जाती। पूरे रास्ते में खामोश रही थी। जैसे ही घर पहुँचे तो मेरे मामा ने पूछा कि क्या हुआ है दिव्या को। मेरी मामी ने चिल्लाते हुए कहा कि तुम्हारी ये लाडली माँ बनने वाली है, मुबारक हो, तुम नाना बनने वाले हो। मैं चुपचाप सर झुकाए हुए खड़ी हुई थी। डॉक्टर ने यह बात बताई थी, तब से मैं हैरान थी, कैसे हो सकता था, मेरा तो किसी के साथ कोई संबंध ही नहीं था। मामा हैरान रह गए थे, मैं उन लोगों को क्या सफाई देते जब डॉक्टर ने यह कहा था कि मैं मां बनने वाली हूं। तो कितनी ही देर तक मैं डॉक्टर का मुंह देखती रही कि मैं कैसे इस बात को मान लेती, क्योंकि आज तक किसी लड़के से मेरा कोई संबंध नहीं था। मैं मामा के सामने सर झुकाए हुए खड़ी हुई थी। मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मामा ने कहा कि यह क्या हुआ, क्या तुमने। मैंने रोते हुए कहा कि मामा मैंने कुछ नहीं किया है। अभी मेरे शब्द मेरे मुंह में ही थे कि मामा एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर पड़ा दिए, हाथ पकड़कर जोर से पटक दिया था। इसके साथ ही मुझे न जाने कितने ताने दिए थे। उन्होंने मेरी खून को गंदा कहा था। मैं चुपचाप खड़ी सुनती रही थी। यह एक कयामत का दिन था मेरे लिए जो गुजर गया था। अगले दिन मामी ने मामा से पूछा कि अब क्या करना है। मामा ने सर झुकाए हुए जवाब दिया कि क्या कर सकते हैं, इस लड़की ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। मामी ने गुस्से से कहा कि मैं किसी और का पाप इस घर में नहीं रखूंगी, जरूर इसने इसी मोहल्ले के किसी लड़के के साथ किया होगा। उस इंसान को तलाश करो और उसके साथ उसकी शादी कर दो। अब वही इसकी जिम्मेदारी लेगा। कल को यह बात किसी को पता चल गई तो क्या होगा। जल्द से जल्द उस लड़के को तलाश करो। मेरे मामा कहने लगे कि तुम तो बच्चों जैसी बातें करती हो, जिस लड़के ने भी यह हरकत की है वह आसानी से कहाँ मिलेगा। और दूसरा, दिव्या भी तो कुछ बताने को तैयार नहीं है। वह तो इस बात से ही इनकार करती है कि उसका किसी लड़की के साथ नाजायज संबंध है। तब मामी ने कहा कि तुम यह सारा मामला मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं कुछ ही दिनों में उस घटिया इंसान को ढूंढ निकालूंगी। मेरे मामा सर पकड़कर बैठ गए थे। कहने लगे कि मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा, इस लड़की ने तो मुझे बदनाम कर दिया। मामा की हालत देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा था, लेकिन मैं क्या कर सकती थी। मुझे खुद नहीं पता था कि मेरे पेट में पलने वाले बच्चे का बाप कौन है। मेरी मामी फिर उन्हें लोगों के घर चली गई जिनकी बेटी के साथ किसी ने बुरा किया था। उन्होंने मुजरिम को पकड़ लिया था। मेरी मामी ने उनके आगे यह सारी समस्या रखी और कहा कि आप बहुत परेशान हैं, जैसे आप लोगों ने पुलिस की सहायता से अपनी बेटी के मुजरिम को पकड़ा था। भगवान के लिए हमारी भी मदद कर दो ताकि मैं दिव्या को उसके साथ ही शादी करके इस घर से चलता कर दूं। वह लोग भी ऐसे मामलों को समझा करते थे क्योंकि उनके साथ भी ऐसा हो चुका था। कहने लगे कि हमने जैसे पहले किया था इसी तरह इंतज़ाम करवा देंगे, आप चिंता ना करें, आपकी मजबूरी हम समझ सकते हैं। हमारे साथ भी यह सब कुछ घटित हो चुका है। घर आकर जब मामी ने मामा को बताया कि वह लोग हमारी मदद करेंगे, तब उन्होंने कहा कि इस तरह तो यह बात सारे मोहल्ले को पता चल जाएगी, यह तुमने अच्छा नहीं किया। मामी ने कहा अगर पता चलती है तो चल जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है। वैसे भी पूरे मोहल्ले को पता है कि यह हमारी बेटी नहीं है, इसने हमारी इज्जत नहीं बल्कि हमारे हुए माँ बाप की इज्जत खराब की है। मेरी हालत उस समय बहुत बुरी थी तो वह भी मेरे ऊपर हाथ उठा दिया करते और मामी को तो जैसे अब बहाना मिल गया था। उन्होंने मेरा जीना हराम कर रखा था। मोहल्ले के सारे आवारा लड़कों को एक बार फिर पुलिस पकड़ कर ले गई थी। पूरे मोहल्ले में मेरा तमाशा बन गया था। मुझे वह रात याद आई जिस रात में गहरी नींद सो गई थी। मैंने अपने दिमाग पर जोर डालने की बहुत कोशिश की कि कहीं उस रात तो मेरे साथ कुछ गलत नहीं हुआ था, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। मुझे यह भी याद नहीं था कि पहले मैंने अपने
कमरे को अंदर से अच्छे से लॉक किया था। उसके बाद ही मैं सोने के लिए लेटी थी। समझ नहीं आ रहा था कि मैं माँ कैसी बन सकती थी। सब लोग कह रहे थे कि यह तो बहुत ही चरित्रहीन लड़की है, पाप करके अपने आशिक का नाम भी नहीं बता रही। मेरी मामी का कहना था कि जैसे ही उन्हें पता चलेगा कि मैं किस लड़के के साथ मुकाला किया है, वह उसे कुछ नहीं कहेंगी, बल्कि मेरी शादी उसके साथ करके मुझे उसके साथ भेज देंगी। ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मुझे नहीं पता कि मेरे साथ यह सब कुछ कैसे हो रहा है। मेरा भगवान जानता है कि मैं बेकसूर हूँ। मेरी मामी ने कहा, कितना बड़ा पाप करके बाद तुझे भगवान का नाम नहीं लेना चाहिए। और फिर वह दिन भी आ गया जब मेरा फैसला होने वाला था। कुछ लड़कों का DNA टेस्ट करवाया गया था और फिर मेरा मुजरिम पकड़ा गया था। वह कोई और नहीं बल्कि उसी मोहल्ले में बैठने वाला एक फ़कीर था और उसके साथ DNA टेस्ट मैच हो गया था। इसका मतलब यह सब कुछ उसने किया था। मेरे मामा ने कहा कि मैं उस पर पुलिस केस करूंगा, उसने मेरी इज्जत खराब की है। लेकिन मेरी मामी ने मेरे मामा को रोक दिया और कहा कि यह सब करने के से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तुम दिव्या की शादी उस फ़कीर से कर दो और इन दोनों को घर से निकाल दो। मेरे मामा ने मुझसे कहा कि मैंने तुम्हारी माँ से वादा किया था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा, तुम्हारी किसी अच्छी जगह शादी करूँगा, लेकिन तुमने खुद ही अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली है। मेरा कोई संबंध नहीं है, मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म तो मत करो। लेकिन किसी ने मेरी इस बात नहीं सुनी। पंडित जी को घर बुलाया गया था और वह फ़कीर भी घर आया बैठा था। मामा इस समय घर से चले गए थे, उन्होंने मेरी तरफ देखा भी नहीं था। और फिर पंडित ने शादी के मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया और उस फ़कीर के साथ मेरे फेरे हो गए। मुझे उस फ़कीर से घिन आ रही थी। उसके गंदे फटे चित्रों से मेरा दिमाग झंझना रहा था। मैं रो रो कर भगवान को याद कर रही थी कि इस फ़कीर के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी कैसे गुजारूंगी। मेरी मामी ने मुझे उस फ़कीर के साथ ऐसे विदा कर दिया जैसे फ़कीर की झोली में मुझे दान दे दिया हो। पहले उस फ़कीर ने भी सफाई दी थी कि मैंने कुछ नहीं किया है, लेकिन मेरी खूबसूरती देखने के बाद वह भी खामोश हो गया था। मुझे उस फ़कीर से बहुत ही नफरत महसूस हो रही थी। मेरी मम्मी ने इस फ़कीर से कहा था कि अब तुम इसे ले जाकर सड़क पर बैठा देना या किसी झोपड़ी में रखना, मुझसे कोई मतलब नहीं है, अब मर गए हैं, हमारा इसके साथ कोई संबंध नहीं है। मैंने जाते हुए मामी को सिर्फ इतना कहा था कि आप लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है, लेकिन मेरी मामी को कोई परवाह नहीं थी। खैर, मैं उस फ़कीर के साथ चल पड़ी थी। वह फ़कीर मुझे अपने घर ले आया और उसका घर देखकर मैं हैरान रह गई थी। उसका घर तो काफ़ी बड़ा और साफ़ सुथरा था। घर की साज सजा और सामान को देखकर लग रहा था कि किसी अमीर इंसान का घर है। और फिर उस फ़कीर ने थोड़ी देर बाद ऐसी हरकतें करनी शुरू कर दी कि मेरे पैरों तले के से ज़मीन ही सरक गई थी। उसने अपनी दाढ़ी मूछें उतारना शुरू कर दी, अपनी हुलिया बदलना शुरू कर दिया। मैंने उसे हैरान होकर देखा। वह कोई फ़कीर नहीं था, बल्कि यह तो एक आम इंसान था जिसकी उम्र यही कोई 25 से 27 साल के लगभग थी। वह मेरे पास आया और कहने लगा कि मैं कोई फ़कीर नहीं हूँ, बल्कि मेरा संबंध क्राइम ब्रांच से है। जासूसी करने के लिए मैंने अपना यह हुलिया बना रखा था। तुम्हारे मोहल्ले में कुछ लड़के गलत काम करते थे और उनकी जासूसी के लिए मुझे वहाँ फ़कीर बनकर जाना पड़ता था। मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हरकत नहीं की है। पता नहीं कैसे मेरा DNA टेस्ट मैच हो गया था। मैं खुद हैरान था, लेकिन मैं चाहता तो बहुत कुछ कर सकता था, अपने आप को दो निर्दोष साबित कर सकता था। लेकिन तुम्हें देखने के बाद मैंने अपना इरादा बदल दिया था, क्योंकि तुम मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं तुम पर अपना दिल हार बैठा था और फिर सबके कहने पर मैं तुमसे शादी कर ली। अब तुम मेरी पत्नी हो। पता लगा कर रहूँगा कि तुम्हारी मामी ने तुम्हारे साथ यह सब क्यों किया है। तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। अपने पति की सच्चाई जानकर मैं हैरान रह गई थी। अंदर से खुशी भी हुई थी कि शायद मेरी किस्मत इतनी बुरी नहीं थी। मेरे पति ने जल्द ही सारा मामला हल कर लिया था। पता चला कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, बल्कि मेरी मामी ने डॉक्टर को पैसे देकर झूठ बुलवाया था और मोहल्ले वालों को भी झूठ बोलने को कहा था। मुझे बीमार करने की दवाइयाँ भी खिलाई थी। जब रिपोर्ट आने की तो वहाँ पर भी रिश्वत देकर यह सब कुछ करवाया गया था, क्योंकि मोहल्ले की बहुत सी औरतें भी मेरी मामी के साथ मिली हुई थी। वह सब मेरी मामी को जानने वाली और उनके दोस्त भी थे। उन्होंने यह सब कुछ करवाने में उनकी मदद की थी। मैं हैरान रह गई थी कि मेरी मामी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए मामी ने इतना बड़ा खेल रचाया था। मेरा पति, जिसका नाम विवेक था, उसने कहा कि अब
तुम्हारा उन लोगों से कोई संबंध नहीं है। तुम मेरी पत्नी हो, लेकिन हम मोहल्ले वालों को छोड़ेंगे नहीं। उनको बताएंगे, लेकिन मैं अपनी पहचान नहीं बताऊंगा, नहीं तो मेरा काम खराब हो जाएगा, मेरी नौकरी चली जाएगी। मैंने उनकी बात को समझा और उसने मुझे समझा, और फिर अगले ही दिन जाकर मेरे पति ने पूरे मोहल्ले वालों को सच्चाई बताई थी। उस डॉक्टर को भी पकड़ कर लाया था जिसने मेरी झूठी रिपोर्ट बनाई थी। उसने भी मुझ सब लोगों के बीच स्वीकार कर लिया था कि हाँ, मैंने झूठ रिपोर्ट बनाई थी। मेरे मामा ने एक जोरदार थप्पड़ मेरी मामी के मुंह पर मारा था। सब लोग ये तमाशा देखकर थे शर्मिंदा हो गए थे। सर मामी से सर झुकाकर खड़ी हुई थी। मामा ने मुझसे माफ़ी मांगी थी। मैंने मामा को माफ़ कर दिया था और उनसे कहा था कि अब मैं अपने पति के साथ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करने जा रही हूँ। बस आप अपने आशीर्वाद के साए में हमें विदा करें। मैंने मामा का आशीर्वाद लिया। मामा ने मुझे और विवेक को आशीर्वाद दिया था। आज विवेक फ़कीरों वाले भेष में नहीं था, लेकिन उनसे हकीकत भी नहीं बताई। हम लोग घर आ गए थे। धीरे धीरे हम दोनों के एक दूसरे के करीब आने लगे थे। हम दोनों के बीच मोहब्बत बढ़ने लगी थी और शादी के 4 महीने के बाद हम दोनों ने अपनी शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत की थी, क्योंकि विवेक का कहना था कि जब तक तुम मुझे दिल से स्वीकार नहीं करोगी, मैं तुम पर पति होने का हक नहीं बताऊंगा। जिस दिन तुम मुझे दिल से पति के से स्वीकार करोगी, उसी दिन हम अपनी शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे। आज जिस दिन मुझे लगा कि विवेक बहुत ही अच्छा इंसान है और मुझे बहुत प्यार करता है, तो मैंने उसने अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया था। विवेक की खुशी देखने लायक थी। उसने मुझे बाहों में भर लिया था। उसने हमारी शादीशुदा ज़िंदगी बहुत ही खुशहाल थी। भगवान ने मुझे जुड़वा बेटियों दी है और अपनी बच्चियों के साथ मैं बहुत खुश हूँ। एक दिन विवेक ने मुझे बताया कि मैं तुम्हारे मोहल्ले में जासूसी करने के लिए गया था। तब मुझे पता चला कि तुम्हारे मामा अब इस दुनिया में नहीं रहे और तुम्हारी मामी का ख्याल करने वाला कोई नहीं है। बच्चे तो अभी छोटे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। वो अभी छोटे हो गए हैं, बीमार हैं। अगर तुम कहो तो हम उनसे मिलने के लिए चलते हैं। मैंने कहा कि मैं उनके पास नहीं जाऊंगी। उन्होंने मुझ पर बहुत दुख दिए हैं। मैं अपने दिल को मजबूत कर लिया था। मैंने अपने पति को कह दिया था कि आगे से उनका नाम भी मेरे सामने मत लेना। आप किसी से नफरत करें, उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दे और उसकी कोई वजह भी ना हो, तो यह ऐसे इंसान के लिए किसी के दिल में मोहब्बत कैसे हो सकती है। मगर मेरा विवेक कहता है कि तुम्हारी परिवार है, वो तुम्हारे साथ जो किया अच्छा किया, कि तुम्हें एक बहुत ही अच्छा पति दिया है, बच्चे दिए हैं और तुम्हारी ज़िंदगी बहुत ही खुशहाल है। कि मुझे लगता है कि तुम अपने मामी को माफ़ कर देना चाहिए। शायद तुम्हें तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। मगर मैं विवेक की बात नहीं मान रही थी। अब आप लोग ही मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। मामी को माफ़ कर देना चाहिए या उन्हें उनके हाल पर छोड़ दूं? कमेंट सेक्शन में अपना जवाब ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और हाँ, बिल्कुल कमेंट करना ना भूलिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमें क्या करें और क्या ना करें। बाय, धन्यवाद।